मदीहा, आप 2 आईडी से लॉगिन हो? आपका 2 दफा नाम शो हो रहा है, मदीहा शबीर। ठीक हो समन, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हाजरा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैम ठीक। मेरा भी पूछ लिया करें। इसका कौन बोल रही है? बिस्मा बोल रही हूँ, मैंने कहा मेरा भी पूछ लिया करें। बिस्मा, लास्ट क्लास में आप एब्सेंट थी ना, बहुत मिस किया आपको। मैडम मैं भी ठीक हूँ। सब ठीक हो गए। लेक्चर के बाद पूछूंगी कैसे हो। नहीं, मुझे कोई इशू नहीं हुआ समन। अच्छा है, सुबह सुबह मॉर्निंग में क्लास हो जाएगी और एंड हो जाएगी, आपके फुल डे फ्री होगा। मैडम हमें बहुत इशू हो रहा है। जी जी, वो तो होना है, कॉलेज की रूटीन तो लोग भूल गए हो ना। मैम उठा नहीं जा रहा। लेट की क्लास ले लो। लोगों की बहुत आदतें खराब हो गई है ऑफ डेज में। मैम बहुत ज्यादा मैम रूटीन बहुत खराब हुई ज्यादा। हुई है। रात के 4 बजे सो रहे, सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, अजाब हो गया। अच्छा गर्ल्स, अटेंडेंस लगाना शुरू करो आप लोग सब। जिन जिन्होंने मीटिंग कर ली है ज्वाइन, वो अटेंडेंस लगाएं। ओके मैम। गर्ल्स 9-10 तक अटेंडेंस मार्क कर ले। 9-10 के बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ अपना। अभी पार्टिसिपेंट 36 हुए हैं, बाकी गर्ल्स आ जाती हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर।
कुछ भी स्पेशल नहीं है। आप बताओ समन, कुछ स्पेशल हो तो। अच्छा गर्ल्स, आप लोगों ने जो चैप्टर मैंने लास्ट स्लाइड्स करवाई थी, मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 7 है आपका, तो वो आप लोगों ने की है, डिटेल स्टडी की है बुक की, उसमें से कोई इशू तो नहीं है प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को? क्योंकि आज हमने नेक्स्ट चैप्टर 8 स्टार्ट करना है, उसकी स्लाइड्स हैं वो इस वीक में हम वही वाला कवर करेंगे चैप्टर पूरा। लास्ट जो स्लाइड थी वो चैप्टर 7 की थी और आपने अपनी बुक से उसको डिटेल में पढ़ना था। तब बताएं उसमें कोई इशू तो नहीं है आपको? प्रीवियस लेक्चर में स्लाइड्स देखने के बाद आपने उसकी बुक से रीडिंग करनी थी। बाकी सभी बताएं मिसबा और मुंतहा के अलावा। आवाज स्लो आ रही है। हाँ जी, बुक में वो डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है ना, बुक में काफी वो डिटेल में लिखा हुआ है और इस तरह उसमें से जब आप स्लाइड से पढ़ के वहां पे जाओगे ना तो वो काफी अच्छा आपका हो जाएगा। अब आवाज आ रही है सही? अभी जो हम लोग चैप्टर ना 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मरवा आप अपना चेक करो, आपका अपना इशू होगा, अगर सबका साथ इशू होता तो फिर मेरा होता, ठीक है। ये मे भी आपके अपने लैपटॉप में या अपने आपके डिवाइस में इशू हो। आमना पिछला क्या रिपीट कर दूं? गर्ल्स, जिन आवाज का इशू अगर सबके साथ होता तो ये मेरी तरफ से इशू होता, लेकिन आवाज किसी किसी का इशू आ रहा है तो वो आप लोग अपने साइड पे चेक करें कि उसमें कोई इशू तो नहीं। गर्ल्स, हाजिर आज चैप्टर 8 हमने स्टार्ट करना है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। इसमें टोटल 53 आपकी स्लाइड्स हैं, तो हम हाफ हाफ करके इन जो डेज में आपकी क्लासेस होंगी उनमें वही वाली स्लाइड्स हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब जो जो टॉपिक आपको मैं स्लाइड से पढ़ाऊंगी आपने अपनी बुक से वो वाला रीड आउट डिटेल में करना है, क्योंकि आपको पता है ना कि स्लाइड्स में इतना मटेरियल हम नहीं डाल सकते, वो तो टू द पॉइंट चीज डालते हैं, उसकी डिटेल स्टडी आपकी बुक से होगी। कोई इशू नहीं है प्रीवियस लेक्चर में, स्टार्ट करूं नेक्स्ट लेक्चर? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आपकी क्या होती है? एक आपकी रो वाइज होती है और एक आपकी कॉलम वाइज होती है। आपने अपनी फ्रेगमेंटेशन वाली असाइनमेंट नहीं सही से की थी? स्ट्रक्चर में जो प्रॉपर्टीज है वो जो है ना, इवन प्रॉपर्टीज आप लोगों को देखने हैं, जो कुछ शुरू वाली प्रॉपर्टीज है ना, जैसे वो कम्यूटेटिव लॉज क्या गए कि आर ज्वाइन एस है तो एस ज्वाइन आर है, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज बहुत कॉमन है ना, वो आप लोग याद करो, उसमें आगे उतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है।
ज्यादातर आपको पता है हमने ज्वाइन और यूनियन का किया था, ज्वाइन को यूनियन में चेंज करते हो, यूनियन को ज्वाइन में, इससे ज्यादा आपकी इतनी डिफिकल्ट नहीं आएगी, तो वो प्रॉपर्टीज में इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने बच्चे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपकी जो डिडक्शन है ना, एक रो वाइज होती है और एक आपकी कॉलम वाइज होती है, बस आपने यही याद रखनी है। अगर हम रोज सिलेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो वर्टिकल, अगर कॉलम्स है तो वो हॉरिजॉन्टल होंगी आपकी। स्टार्ट करूँ नेक्स्ट लेक्चर? किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है प्रीवियस लेक्चर से रिगार्डिंग? ओके गाइस, मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ स्लाइड्स, आप लोगों को मैं पहले बता दूंगी पढ़ा के, फिर एट द एंड आप लोगों ने अपनी स्लाइड्स नोट कर लेने कि हमें इस स्लाइड में मसले आप दोबारा रिपीट कर दें, ठीक है? क्योंकि उस टाइम जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी तो मुझे आपके मैसेजेस शो नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से मैं सिर्फ अपनी पहले कर दूंगी, एट द एंड जब आपको जो मसला होगा मैं दोबारा आपको स्लाइड रिपीट कर दूंगी, और रिकॉर्डिंग तो मैं आपको एट द एंड लेक्चर भी सेंड कर दूंगी। ओके गर्ल्स, आज का जो आपका टॉपिक है वो है ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? हम लोगों ने स्टेप 1 स्टेप 2 लास्ट चैप्टर में हमने किया था ना, एक में था क्यूरी डिकम्पोजिशन, फिर लोकलाइजेशन ऑफ क्यूरी या डाटा लोकलाइजेशन, वो स्टेप 2 था। अब स्टेप जो 3 है आपका वो क्या है? ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, कि हम ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। अब पहले इनपुट स्टेप 3 है, इसका मतलब पिछले स्टेप से कोई ना कोई इसके पास इनपुट, पिछले स्टेप की जो आउटपुट होगी वो इस स्टेप की क्या होगी? इनपुट होगी। लास्ट जो आपने किया था उसमें क्या किया था? हम क्यूरीज को किसमें डिवाइड कर दे? फ्रेगमेंट क्यूरी में। तो इसका मतलब कि ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास क्या आती है? इनपुट फ्रेगमेंट क्यूरी, मतलब कि जो हमारे पास अब क्यूरी पड़ी हुई है वो किस में लगी हुई है? फ्रेगमेंट्स में। हमने क्या किया था कि जो फ्रेगमेंट इन्वॉल्व हो रहे थे उसको रख रहे थे, जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे हम उसको क्या कर रहे थे? कट ऑफ कर रहे थे, क्यूरी में से निकाल रहे थे। अब ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में वो कह रहा है कि हमने क्या करना है? फाइंड द बेस्ट ग्लोबल शेड्यूल। हमने इसमें सबसे बेस्ट शेड्यूल, मतलब कि हमारी क्यूरी ने एग्जीक्यूट कैसे होना है, सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो हम इसमें क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन, अपने कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज करते हैं कि हमारे ऐसा रास्ता हो, ऐसा शेड्यूल है जिससे कम से कम हमारी क्या हो? कॉस्ट हो। आपने पढ़ा था कि जितने कम आपकी कंपोनेंट्स यूज होंगे इतनी कॉस्ट आपकी क्या होगी? कम होगी। इनपुट आउटपुट कॉस्ट कम होगी, कम्युनिकेशन कॉस्ट कम होगी, जितने कम फ्रेगमेंट्स होंगे उनकी इतनी कम्युनिकेशन क्या होगी? कम होगी। तो उसमें से क्या है कि हम क्या करते हैं? मिनिमाइज कॉस्ट फंक्शन, अपने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ज्वाइंट प्रोसेसिंग, हम ज्वाइंट प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें डिफरेंट है, वो कह रहा है कि बुशी या लीनियर, या हम बुशी ट्रीज बनाते हैं या लीनियर। हम देखते हैं कि इसके लिए हमारे लीनियर ट्री बेस्ट है या बुशी। विच रिलेशन टू स्किप, कौन सा रिलेशन जो है हमने क्या करना है? स्किप करना है, और कब स्किप करना है? स्किप होल और स्किप एज नीडेड, पूरे का पूरा स्किप करना है या जितना हमें जरूरत है हमने उतना स्किप। तो ये चीजें हम लोग इसमें देखेंगे कि पहले कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे, फिर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड ज्वाइंट प्रोसेसिंग में हम अपने ट्रीज को देखेंगे कि हमने बुशी ट्री बनाने हैं या लीनियर। देन हम देखेंगे किस रिलेशन को हमने स्किप करना है, लाइक हमारे 3 रिलेशन से, जिस तरह एम्प्लॉय, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। हम देखते हैं कि जी इसमें हमारी असाइनमेंट की जरूरत नहीं है, हमारा काम एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट से हो रहा है, तो हम असाइनमेंट वाले को क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। फिर ये देखेंगे कि कब करना है। अगर पहले असाइनमेंट से हमने काम ले लिया, बाद में हमें जरूरत नहीं पड़ता, हम उसको अपने उसमें से क्या कर देंगे? स्किप आउट कर देंगे। डिसाइड ऑन द यूज ऑफ सेमी जॉइंट, ठीक है? हम सेमी जॉइंट की बेस पे इसको क्या करते हैं? डिसाइड। मैंने आपको बताया था कि एज कंपेयर टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपके यूनियन ज्वाइंट्स जो होते हैं इससे आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट काफी कम होती है। तो उसने क्या किया कि सेमी ज्वाइंट सेव ऑन कम्युनिकेशन एट द एक्सपेंस ऑफ मोर लोकल प्रोसेसिंग। जब लोकल प्रोसेसिंग आपकी ज्यादा होती है तो उसमें जो कम्युनिकेशन को कम जो करता है वो कौन होता है? आपका सेमी ज्वाइंट। ज्वाइंट्स होते थे और सेमी ज्वाइंट्स, आपने ज्वाइंट्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, सेमी ज्वाइंट्स भी पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ा थे, यूनियन भी पढ़े थे। उन्होंने कहा है कि सेमी ज्वाइंट जो है वो क्या करते हैं? हमारे कम्युनिकेशन सेव करते हैं। फिर उसने क्या है कि ज्वाइंट्स मेथड हम यूज करते हैं, उसमें आपके नेस्टेड लूप आ जाते हैं और ऑर्डर ज्वाइंट्स आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमने नेस्टिंग यूज करनी है या हम ऑर्डर ज्वाइन यूज करने हैं, ठीक है? तो उसने क्या है कि हमारी ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में क्या होती है? इनपुट फ्रेगमेंट क्यूरी। हमने क्या काम करना होता है? फर्स्ट जो आपका
मेन था वो क्या था, फाइंड द बेस्ट ग्लोबल शेड्यूल, सबसे जो बेस्ट आपकी शेड्यूलिंग है आपने वो करना है, बेस्ट वे आपने करना है अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का, फाइंड आउट। इसमें उसने कहा था कि क्या आते हैं, मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड ज्वाइंट प्रोसेसिंग, डिसाइड ऑन द यूज ऑफ सेमी ज्वाइंट एंड ज्वाइंट मेथड। फिर आगे फर्दर उसने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड ज्वाइंट प्रोसेसिंग में क्या आ जाती है, बुशी और लीनियर ट्रीज आ जाते हैं। हम रिलेशंस को देखते हैं कौन सा स्किप करना है और कब स्किप करना है और कितना स्किप करना है, पूरे का पूरा स्किप करना है या उसका कुछ पार्ट करना है। फिर हम देखते हैं कि हम ज्यादा सेमी ज्वाइंट्स को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि नेस्टिंग लूप या कोऑर्डर पेयर। नेक्स्ट देखिए कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट बेस्ड, अगर हम अपनी कॉस्ट को देखते हुए ऑप्टिमाइज करते हैं तो क्या होता है, उससे पहला क्या है, सोल्यूशन स्पेस, द सेट ऑफ इक्विवेलेंट अलजेब्रा एक्सप्रेशन। आप अपनी क्यूरी के इक्विवेलेंट्स क्या बना लेते हो, अलजेब्रा एक्सप्रेशन, मतलब क्यूरी ट्रीज। जो लास्ट आपने चैप्टर में पढ़ा था तो हमने उसमें क्या बनाई थी, क्यूरी ट्रीज बनाई थी, ठीक है। ट्रीज में से फिर हम देख रहे थे कि हमने उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है, पहले कौन से टेबल्स को ज्वाइन करना है, बाद में कौन से को करना है। तो वो क्या कह रहा है कि इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जितने भी हमारे उसके ट्रीज बनते हैं वो क्या बना लेते हैं, ट्रीज बना लेते हैं। नेक्स्ट उसने क्या किया, कॉस्ट फंक्शन इन टर्म ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से अगर हम अपना कॉस्ट फंक्शन निकालें तो उसने क्या किया, कौन कौन सी कॉस्ट आती है, इनपुट आउटपुट कॉस्ट आती है, सीपीयू कॉस्ट आती है, कम्युनिकेशन। इनपुट आउटपुट क्यों, क्योंकि हमारी जो इनपुटिंग या आउटपुटिंग होनी है वो किसके थ्रू होना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट आउटपुट कॉस्ट भी हम निकालते हैं। सारी प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, सीपीयू, तो सीपीयू कॉस्ट, कम्युनिकेशन, क्योंकि फ्रेगमेंट्स है तो एक फ्रेगमेंट दूसरा फ्रेगमेंट साथ तो नहीं है, अलग अलग जगह पे है, तो उनको भी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो टाइम है वो क्या है, कम्युनिकेशन कॉस्ट। फिर उसने कहा देयर माइट हैव डिफरेंट वेट इन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। अब डिफरेंट है, देखो कुछ लैन है कुछ वैन, अगर एरिया कम है तो लैन होगा, अगर एरिया ज्यादा है तो वैन है, तो इनके वेट्स भी क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। जरूरी नहीं है कि जो एक का है वही होगा, हर बार हमें इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये डिपेंड करता है उनके एनवायरनमेंट पे कि वो लैन है या वैन। कैन ऑल्सो मैक्सिमाइज थ्रूपुट, उससे हमारी थ्रूपुट भी क्या होती है, मैक्सिमाइज होती है। फिर उसने कहा है सर्च एल्गोरिथम, हम इसमें अपना एल्गोरिथम भी सर्च करते हैं किस एल्गो के थ्रू हमने इसको करना है। हाउ डू वी मूव इनसाइड अ सोल्यूशन, जब हम एक सोल्यूशन स्पेस बना लेंगे, ट्री बना लेंगे, तो हमें उस ट्री के अंदर किस तरह मूव करना है, लीनियर वे में करना है, हमने रैंडमली करना है, किस तरह करना है। तो उसने क्या किया, एग्जॉटिक सर्च होता है, ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम होता है, डिफरेंट होते हैं, तो हम उसमें से देखेंगे कि उस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सबसे बेस्ट है। जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम ही बेटर होगा, हर एक के लिए एग्जॉटिक सर्च ही नहीं, हर एक के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम के नेचर पे, हमारी क्यूरीज की नेचर पे, कि हमें किस तरह की आउटपुट चाहिए और किस तरह की हर चीज चाहिए। नेक्स्ट उसने क्या है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, उसने क्या कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, इनपुट क्यूरी। इनपुट क्यूरी के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, सर्च स्पेस जनरेशन। ये हम डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स अप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाती है, सर्च स्पेस जनरेशन। और फिर हमारे पास क्या आ जाती है, इक्विवेलेंट क्यूईपी। क्यूईपी स्टैंड फॉर क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है। फिर उसने क्या है कि जब हमारे पास एग्जीक्यूशन प्लान आ जाता है तो हम उसमें से सर्च करते हैं कि सबसे जो बेस्ट वाला है वो कौन सा वाला है, ठीक है। सबसे बेस्ट फाइंड करने के बाद हम उसमें से क्या निकाल लेते हैं, जो बेस्ट है उसको क्या कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखो आपको उससे पहले भी बताया ना कि एक क्यूरी की मल्टीपल आते हैं, मल्टीपल में से आपने बेस्ट फाइंड करना है। तो उसने यही कहा है कि इनपुट क्यूरी होगी, हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स अप्लाई करके क्या आ जाएगा, सर्च स्पेस आ जाएगा। सर्च स्पेस के बाद हमारे पास बहुत सी इक्विवेलेंट क्यूरी प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस प्लान्स आ जाएंगे, ठीक है, कि हम ऐसे भी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या है कि सर्च स्ट्रेटजी। फिर उसमें से हम कॉस्ट मॉडल को देखते हुए देखेंगे कि कौन से एग्जीक्यूशन प्लान के थ्रू हमारी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, और फिर हम उसमें से एक को क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। सबसे पहले है सर्च स्पेस। सर्च स्पेस कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन, डिफरेंट होती हैं आपकी, ठीक है। अब देखो उसने क्या है कि फोकस ऑन जॉइंट ट्री, हमारे हम ट्रीज बना लेते हैं हर का, फिर देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट है एज टू कॉस्ट को देखते हुए कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है। उसने क्या कि आपका एक एग्जांपल थी, सिलेक्ट ई नेम रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम एम्प्लॉय असाइनमेंट प्रोजेक्ट वेयर, ये वाली आपकी सिचुएशन एंड दिस, ये आपकी वही सेम वही चल रही है कि आपने इसमें आप देखो कि कितने आपके थे, 3 रिलेशंस थे, एम्प्लॉय था, असाइनमेंट था, प्रोजेक्ट। आप इनको ज्वाइन करो किस बेस पे, ई नंबर। अब उसे 3 ट्रीज बना दी। उसने क्या, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि असाइनमेंट और पहले एम्प्लॉय को ज्वाइन करें ई नंबर की बेस पे, फिर प्रोजेक्ट और ई नंबर को ज्वाइन कर ले जिसके बेस पे पी नंबर। फिर उसने क्या कि पहले हम प्रोजेक्ट और असाइनमेंट को ज्वाइन कर ले और फिर हम किसको कर ले, प्रोजेक्ट वाले को, और जो आंसर आएगा उसको किससे, एम्प्लॉय से। तो ये दोनों हो सकते हैं, सेम ही है, फर्स्ट ये है कि पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं एम्प्लॉय और असाइनमेंट को, यहाँ पहले किसको ले रहे हैं, प्रोजेक्ट और
अप्लाई तो हमने तीनों में करना है ना सबको, ठीक है। आपने इसको करना तो सब करना ही है, ठीक है। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले आपने असाइनमेंट या एम्प्लॉय को लेना है या प्रोजेक्ट या असाइनमेंट, तो ये डिपेंड करते हैं। फिर आपने लास्ट ये भी पढ़ा था हम ज्वाइन की जगह कार्टेशियन प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि पहले प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय को क्या कर दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाद में उसको असाइनमेंट के साथ क्या कर दिया ज्वाइन। तो ये तीन एक ट्रीज बनते हैं इस एक क्यूरी की। अब हम देखेंगे कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, किस लिहाज से, कोर्स के लिहाज से, फर्स्ट वन, सेकंड वन या थर्ड वन। नेक्स्ट सेक्शन का रिस्ट्रिक्ट बाय मीन ऑफ रिस्ट्रिक्ट परफॉर्म यूनिरी ऑपरेशन बिफोर बाइनरी। हम यूनिरी से बाइनरी से पहले कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यूनिरी। फिर उसने क्या है कि कंसीडर ओनली लीनियर ट्री इग्नोर। अगर दो ट्रीज है ना, एक लीनियर बन रहा है और एक बुशी बन रहा है, तो हमें हमेशा किसको कंसीडर करना चाहिए, लीनियर को एज कंपेयर टू बुशी। अब उसने क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 रिलेशन थे, हमने उन 4 रिलेशन से डाटा निकालना था। हम क्या करते हैं, R1 को R2 से पहले ज्वाइन कर दो, फिर जो आंसर है उसको R3 से, फिर जो आंसर है उसको R4 से। ये एक सीक्वेंस में जा रहा है, पहले फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर ज्वाइंट ट्री। हम इसी को ऐसे भी तो कर सकते थे ना कि एक साइड में हम R1 R2 को ज्वाइन करें, फिर R3 R4 को कर ले, फिर दोनों को मिलके करें दोनों साइड से। तो उसको क्या कहते हैं, बुशी ज्वाइंट ट्री। तो हमारे लीनियर ज्वाइंट ट्री भी बन सकते हैं और हमारे बुशी। तो उसने कहा है कि हम किसको कंसीडर करते हैं ज्यादा, लीनियर ज्वाइंट ट्री। कोशिश करें कि बुशी ज्वाइंट ट्रीज को क्या करें, इग्नोर करें। नेक्स्ट है सर्च स्ट्रेटेजी, ठीक है। वो तो सर्च स्पेस है ना, अपने अब स्ट्रेटेजी किस लिहाज से हमने उसको अंदर मूव करना है, ये तो बना ली हमने पहले कि कैसे क्या क्या हमारी ट्रीज बन रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा है सर्च स्ट्रेटेजी, कि हमने सर्च करना है कि हमने उसको किस तरह मूव करना है। हाउ टू मूव इन द सर्च स्पेस, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडमाइज्ड। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि एक वे में मतलब एक डिटरमाइन है कि आपने सिर्फ इसी रास्ते से जाना है कि पहले इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर। तो क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक। अगर रैंडमाइज्ड, मर्जी है आप पहले रिलेशन 2 को पकड़ लो, फिर रिलेशन 3 को, फिर रिलेशन 4 को, तो ये क्या बन जाएगा, रैंडमाइज्ड। उसने क्या, स्टार्ट फ्रॉम बेस रिलेशन बिल्ड प्लान बाय एडिंग 1। क्या करो कि बेस से स्टार्ट करो और 1 बाय 1 ऊपर स्टेप जाओ। तो ये क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक। डिटरमाइन है कि आपने इधर से जाना है। इसमें आपकी दो चीज आ जाती है, ब्रेथ फर्स्ट भी आ जाती है और डेप्थ फर्स्ट। कि आपने अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग में करना है तो ब्रेथ फर्स्ट, अगर आपने ग्रीडी करना है तो डेप्थ। रेंडमाइज्ड नाम से क्या है कि इसका कोई पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। पीरियड ऑफ मेजर टाइम फॉर एग्जीक्यूशन टाइम बेटर व्हेन ग्रेटर देन 10 रिलेशन। अगर आपके रिलेशन ज्यादा हैं तो उसके लिए बेस्ट है कि आप कौन सा इस्तेमाल करो, रेंडमाइज्ड। प्रीवियस में उसने क्या कहा था, कौन सा, लीनियर ना, लेकिन जब वो आपने मूव करना है तो आप किस में करो, रेंडमाइज्ड। देखो सर्च उसने करके दिखा दी, जो हमने लास्ट एग्जांपल थी, ठीक है। उसमें देखो उसने कहा है कि जी पहले हम डिटर्मिनिस्टिक है तो पहले R1 और R2 को करेंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा फिर R3 के साथ करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको R4 से। तो हम स्टार्ट कहाँ से हुए, बेस से, फिर आगे 1 बाय 1 स्टेप क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनिस्टिक। रैंडमाइज्ड में से देखो क्या किया है, वो कह रहा है ये भी कर सकते हैं, ये भी। हम R1 और R2 को ले लें, फिर हम R3 को ले लें, या पहले R1 और R3 को ले लें और फिर R2 को ले लें, क्योंकि हमारा कोई फिक्स पॉइंट तो नहीं है ना कि हमने यहीं से स्टार्ट करना है। तो उसने कहा कि ये क्या है, रैंडमाइज्ड। ये क्या था, डिटर्मिनिस्टिक, और ये क्या था आपका, रैंडमाइज्ड। क्योंकि देखो पहले R1 R2 को लिया है, फिर वो कह रहा है कि हम R1 और R3 को भी ले सकते हैं। अब हमारा कॉस्ट फंक्शन, ये तो हो गया ना सर्च स्पेस, सर्च स्ट्रेटेजी की। पहले हमने ट्रीज बनाने हैं, फिर हमने देखना है कि हमने लीनियर रखने हैं, हमने बुशी रखने हैं, फिर हम देखेंगे कि हमने कौन सी सर्च स्ट्रेटेजी यूज करनी है, डिटर्मिनिस्टिक करनी है या रैंडमाइज करनी है। अब है कॉस्ट फंक्शन। हमने कॉस्ट निकालने के लिए क्या होता है आपका, उससे क्या, कॉस्ट फंक्शन में आपका टोटल टाइम और टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है। रिड्यूस ईच कॉस्ट कंपोनेंट विद, हर कंपोनेंट की क्या होती है, कॉस्ट होती है। जितना कम उसका इस्तेमाल होगा उतनी उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। डू एज लिटिल ऑफ ईच कॉस्ट कंपोनेंट एज, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आप उसको क्या करें, कम करें। ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जितना रिसोर्सेज को, कंपोनेंट्स को कम यूज करेंगे इतनी ही आपकी थ्रूपुट क्या होगी, इंक्रीज होगी। रिस्पॉन्स से आपको पता है कि जब हमारा स्टार्ट हो जाता है तो कितने टाइम में हमें रिस्पॉन्स करता है, वो क्या होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम। डू एज मैनी थिंग एज पॉसिबल, जितनी चीजें हो सकती हैं पॉसिबल उतनी उनको पैरेलली करें, ताकि पैरेलली वो एग्जीक्यूट हो और आपको जल्दी क्या करें, रिस्पॉन्स करें। मे इंक्रीज टोटल टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज टोटल, जितनी ज्यादा आपकी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी उतनी ही आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। अगर काम कम होगा तो रिस्पॉन्स ज्यादा जल्दी आएगा, अगर काम ज्यादा होगा तो रिस्पॉन्स टाइम उतना ही कम होगा। टोटल कॉस्ट को उसने कहा है समेशन ऑफ ऑल कॉस्ट फैक्टर। टोटल कॉस्ट में उसने कहा कि क्या क्या आ जाती है, सीपीयू कॉस्ट आ जाती है, इनपुट आउटपुट कॉस्ट आ जाती है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो हमारी क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट। अब उसने क्या, सीपीयू कॉस्ट में क्या कॉस्ट होती है,
यूनिट इंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एक इंस्ट्रक्शन को जो करने की जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। जितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी उतनी ही सीपीयू कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि क्या फॉर्मूला है, यूनिट इंस्ट्रक्शन कॉस्ट स्टैटिक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उसकी जो कॉस्ट है एक इंस्ट्रक्शन की उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर। अगर 5 है तो उसकी कॉस्ट कम होगी, अगर 10 इंस्ट्रक्शन है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। इनपुट आउटपुट कॉस्ट में उसने क्या है, यूनिट डिस्क इनपुट आउटपुट, हमारी जो यूनिट डिस्क की कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ डिस्क। जितनी ज्यादा हम इनपुट आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी हमारी कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। कम्युनिकेशन कॉस्ट, मैसेज इनिशियलाइजेशन प्लस टाइम, मैसेज इनिशिएट होता है और उसको ट्रांसमिट होने में जो टाइम लगता है एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कॉस्ट। उसने क्या कि अगर टोटल कॉस्ट हमने निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, सीपीयू कॉस्ट प्लस इनपुट आउटपुट कॉस्ट प्लस कम्युनिकेशन कॉस्ट। फिर उसने अलग अलग बता देगी जी सीपीयू कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं और कम्युनिकेशन कॉस्ट। ये मतलब फॉर्मूलाज हैं जो आपने इसको याद रखना है। टोटल कॉस्ट फैक्टर, अब टोटल कॉस्ट फैक्टर्स उसने कहा है कि देखो वाइड एरिया नेटवर्क में अलग होता है, लोकल एरिया में अलग होता है, क्योंकि वाइड एरिया की प्रोसेसिंग ज्यादा होती है, डिस्टेंस ज्यादा होता है, लोकल एरिया की प्रोसेसिंग भी कम होती है और डिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो उसने क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, मैसेज इनिशियलाइजेशन एंड ट्रांसमिशन कॉस्ट हाई। इसमें जो आपका मैसेज इनिशिएट होता है मतलब जनरेट होता है और फिर जो ट्रांसमिट होता है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लोकल प्रोसेसिंग कॉस्ट इज लो, इसमें जो लोकल प्रोसेसिंग होती है उसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। रेशियो ऑफ कम्युनिकेशन टू इनपुट आउटपुट कॉस्ट उसने क्या है कि क्या है आपकी 20:1। कम्युनिकेशन कॉस्ट ज्यादा है, इनपुट आउटपुट क्या है, कम है, इसमें वाइड एरिया नेटवर्क में। दूसरा उसने क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क में आपका क्या है, कम्युनिकेशन लोकल प्रोसेसिंग आर मोर और इक्वल, आपकी किसके ज्यादा भी हो सकती है और कम भी। अब उसने इसकी रेशियो क्या बता दिया, 1:1.6, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपकी वाइड एरिया नेटवर्क में काफी ज्यादा क्या था, डिफरेंस था। फिर उसके बाद है रिस्पॉन्स टाइम, ये तो हमारी क्या निकाली, हमने टोटल कॉस्ट वैल्यू निकाली, फिर हमने देखा जी वाइड एरिया नेटवर्क में क्या कॉस्ट हो सकती है और हमारी लोकल एरिया में क्या हो सकती है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा है रिस्पॉन्स टाइम। मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्स टाइम आपका क्या होता है कि जब हमारा जो आंसर वो हमें करता है वो हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम। अब उसने क्या किया, रिस्पॉन्स टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीपीयू टाइम प्लस इनपुट आउटपुट टाइम प्लस कम्युनिकेशन। सीपीयू कितना टाइम ले रहा है, फिर हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस कितना टाइम ले रही है और फिर हमारी कम्युनिकेशन टाइम कितना ले रहा है। देखो ना, पहले तो प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट हमारी इनपुट आउटपुट शो करे और फिर हमारा वो क्या होगी, कम्युनिकेशन। तो इससे उसने क्या कि रिस्पॉन्स टाइम में ये चीज आ जाती है। अब सीपीयू टाइम में उसने कहा है कि सीपीयू टाइम उसने कहा है कि यूनिट इंस्ट्रक्शन टाइम स्टैटिक नंबर ऑफ सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, ये कितने इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं इंस्ट्रक्शन टाइम के साथ। इनपुट आउटपुट भी उसने यही कहा है कि यूनिट टाइम स्टैटिक नंबर ऑफ सिक्वेंशियल इनपुट आउटपुट। और कम्युनिकेशन में उसने कहा है यूनिट टाइम इनिशिएशन टाइम स्टैटिक नंबर ऑफ सिक्वेंशियल मैसेजेस प्लस यूनिट ट्रांसमिशन टाइम स्टैटिक नंबर ऑफ सिक्वेंशियल बाइट। ठीक है ना, ये देखो आप रिस्पॉन्स टाइम में उसने पहले कह दिया कि सीपीयू टाइम है, इनपुट आउटपुट टाइम है और कम्युनिकेशन टाइम। सीपीयू में बता दें कि हम अपनी इंस्ट्रक्शन टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, जितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं उतना ही आपका होगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट टाइम में उसने कहा है कि आपने मल्टीप्लाई करते हो उसको किससे, नंबर ऑफ सिक्वेंशियल इनपुट आउटपुट। कम्युनिकेशन टाइम में क्या था, मैसेज आपका इनिशियलाइजेशन टाइप था और क्या था, यूनिट ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सिक्वेंशियल नंबर ऑफ सिक्वेंशियल मैसेज और नंबर ऑफ सिक्वेंशियल बाइट। एग्जाम्पल है आगे आपके पास एक आपकी एग्जाम्पल देखो, उसने कहा है कि एक एग्जाम्पल है, उसने कहा कि साइट 1 है, साइट 2 है और साइट 3 है। साइट 1 साइट 3 से और साइट 2 साइट 3 से कर रही है। उसने बता दें कि साइट 1 को साइट 3 पे जाने के लिए इतने यूनिट्स जरूरत है, साइट 2 को साइट 3 पे जाने के लिए इतने यूनिट्स पर। अब उसने क्या किसकी क्या निकालनी है, हमने कम्युनिकेशन कॉस्टेस कंसीडर। उसने कहा कि टोटल टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय मैसेज इनिशियल टाइम प्लस यूनिट ट्रांसमिशन टाइम स्टैटिक x प्लस y। अगर हमने इसका टोटल टाइम हमने निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मैसेज इनिशियलाइजेशन टाइम प्लस यूनिट ट्रांसमिशन टाइम स्टैटिक x प्लस y। क्योंकि 2 स्लाइड्स हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके इनिशियलाइज होने में और फिर उसको हम क्या कर देंगे ट्रांसमिट, और ट्रांसमिट करने के बाद हम क्या कर देंगे x प्लस y। नेक्स्ट उसने क्या किया, रिस्पॉन्स टाइम अगर निकालना हो तो रिस्पॉन्स टाइम को उसने फॉर्मूला बता देगी कि मैक्सिमम टाइम टू सेंड x फ्रॉम 1 to 3, हमारे x को जो टाइम लगेगा 1 से 3 पे वो टाइम प्लस
टाइम टू सेंड y फ्रॉम 2 to 3, और वो टाइम जो हमारा 2 to 3 लगेगा, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम। अब उसने बताया कि ये टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, और ये टाइम अगर x हमें x का निकालना है तो हम उसको क्या करेंगे, मैसेज इनिशिएशन टाइम, यूनिट ट्रांसमिशन टाइम, स्टैटिक x, क्योंकि 1 से 3 पे जाने के लिए क्या है आपका x है। दूसरा उसने क्या है कि टाइम टू सेंड y फ्रॉम 2 to 3, तो मैसेज इनिशिएशन टाइम प्लस यूनिट ट्रांसमिशन टाइम स्टैटिक y, क्योंकि 2 से 3 पे जो टाइम दिया वो कितना है, y यूनिट। तो इसको हम निकाल के हमारी एंड क्या निकल आएगी, टोटल टाइम। अच्छा गाइस, मैंने अभी स्लाइड्स और करवानी थी, लेकिन टाइम हमारी मीटिंग का एंड होने वाला है, तो पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अगर हमारा अभी भी है मजीद तो हम नेक्स्ट मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये मैं कल वाले लेक्चर में आपको करवा दूंगी। वैसे मैंने आज 15 स्लाइड्स तक करवाई थी, लेकिन अभी 13 स्लाइड्स कवर होंगी। हाँ जी गर्ल्स, सायरा बच्चे, आपकी मीटिंग में ना टोटल 7 मिनट्स रहते हैं। मैं चाह रही हूँ कि इसी में हम लोग अपनी क्वेश्चन आंसरिंग कर लें। अदरवाइज अगर आपको ज्यादा मसला हुआ तो मैं मीटिंग फिर दोबारा स्टार्ट करवा लेते हैं। बताएं, कोई इशू है आपको, समझ आई है इसमें आपकी कि ट्रीज कैसे बनाने हैं, लीनियर ट्रीज और सारा फॉर्मूलाज हैं आपके, ठीक है। इतने आई थिंक मुश्किल तो नहीं है, सीपीयू टाइम निकालना, इनपुट आउटपुट टाइम निकालना, उनका जो यूनिट है उसको वो मल्टीप्लाई कर रहा है। इशू है कोई या नहीं बच्चे? बच्चे हमदा, ये जो है ना एग्जांपल, उसने साइट 1, साइट 2 और साइट 3 दी हुई थी, ठीक है। उसने क्या किया जी, साइट 1 को साइट 3 पे जाने के लिए ये टाइम है, यूनिट्स लगते हैं, और साइट 1 2 को 3 पे ये। तो आपने उसमें नीचे उसने फॉर्मूला लगा के कम्युनिकेशन कॉस्ट निकाली और रिस्पॉन्स टाइम निकाला है। तो आप एक दफा देखना, अगर अभी फिर भी मसला होता है मैं आपको कल लेक्चर में दोबारा इसका बता दूंगी, ठीक है। हाँ जी, जहां तक मैंने करवाया है, आई थिंक मैंने स्लाइड 13 तक करवाया है, तो वो स्लाइड 13 तक आप लोगों ने करनी है। फिलहाल लास्ट स्लाइड में एग्जांपल है, ठीक है। लास्ट स्लाइड में आपकी एग्जांपल है, वो एग्जांपल है कि साइड 1 है, साइड 2 है, स्लाइड 3 है। साइड 1 और साइड 2 के मैसेजेस किसके पास जाने हैं, साइड 3 के पास। तो वो उसका वो टाइम निकाल रहा है, उसका रिस्पॉन्स टाइम और कॉस्ट निकाल रहा है कि कितनी कॉस्ट होगी। वो एक बार सॉल्व कीजिएगा, वो हो जाएगी एग्जांपल। नहीं हुई तो दोबारा मैं कल बता दूंगी, कोई बात नहीं। आप बुक्स यहीं से कर लेना, अगर बुक में नहीं है तो उसका इशू नहीं है, लेकिन जो स्लाइड्स में है वो बुक से लाजमी करनी है। वो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन था ना उसका। रिमशा नासिर लेट आई हैं, और गर्ल्स ये आपने खुद ही टाइम बताया था कि हमने इस टाइम देनी है, तो आप अपनी अटेंडेंस मेक श्योर करें कि आप लोग टाइम पे आए। अदरवाइज अगर आप मिड में लास्ट में आती हैं तो आपको उसका कोई समझ नहीं आती। हाँ जी बिस्मा, छुट्टी होने वाली है, बस 5 मिनट और, फिर वैसे ही मीटिंग एंड हो जानी है। मैं दोबारा जनरेट नहीं करना चाह रही, ये कर लूं दोबारा जनरेट। मुझे लग रहा है बिस्मा आप मिस कर रही हूँ, मैं दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा गर्ल्स, आप लोगों ने जो थर्ड, मैं स्लाइड्स अभी रिकॉर्डिंग और स्लाइड सेंड कर दूंगी, आप लोगों ने ये अच्छे से करना है। आगे आपके कुछ फॉर्मूलाज आ रहे हैं, बेसिकली इसमें फॉर्मूलाज है। आपने इंटरमीडिएट रिलेशंस का साइज निकालने हैं, कम्युनिकेशन कॉस्ट निकालना है, तो फॉर्मूलाज को देखकर घबराना नहीं है। आप 1 से 2 दफा जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हाँ जी रिक्शा हाजिर हो गया, अटेंडेंस आप मार्क कर दी हो जाएगी, लेकिन आइंदा टाइम पे आया करें लेक्चर में, ठीक है ना। तो फॉर्मूलाज हैं आपके, तो वो फॉर्मूलाज आप लोगों के उस टाइम में भी आपको ना समझ आए, लेकिन जब बाद में आप उसको सोल्व करोगे ना तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। तो घबराना नहीं है फॉर्मूलाज से। अभी तो ये बहुत छोटे फॉर्मूलाज हैं, आगे वाले स्लाइड्स में काफी बड़े बड़े आपके फॉर्मूलाज हैं। तो मैथ में भी आपको पता है, जब आप 3 से 4 दफा उसको करते हैं तो वो फॉर्मूलाज आपको आपके माइंड में बैठते हैं। एनी इशू क्लास? अच्छा, आप लोगों ने जो स्लाइड्स में जितना आपने टॉपिक किए हैं, इसको आपने बुक से ढूंढ के वो सारे टॉपिक्स आपने करने हैं और मुझसे पूछते जाना साथ है। ये ना हो कि एट द एंड आप लास्ट में जब हमारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेक्चर कंप्लीट हो जाए, तब आप जी कहो कि हमें वो चीज समझ नहीं आ रही। तो डेली बेसिस पे आप साथ साथ इस चीज को अपने बुक से सर्च करते रहे और वहां से करते रहे एग्जाम्पल। तकरीबन एग्जाम्पल आपकी सेम ही है बुक और स्लाइड्स वाली, तो ज्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन आपने बुक से करना लाजमी है। जी बिस्मा, आपके लिए तो 2021 में ही ओपन होने हैं। कितने खुश हो तुम लोग?
है ना बच्चे 3 वीक ऑलमोस्ट। ये वीक अगर कवर, इस वीक में अगर जब हम ये वाली स्लाइड्स कवर कर लेंगे ना तो इसके बाद 3 वीक्स आते हैं। उसके 3 वीक्स की आई थिंक 2 या 3 स्लाइड्स है, तो वो आप टेंशन ना लो, वो हो जाएगा कवर। अभी टाइम हमारे पास 15 जुलाई तक है। प्रैक्टिकल तो वैसे भी इसका नहीं है, तो इसका तो सिर्फ थ्योरी बेस और क्यूरीज ही थी। हाँ जी, बस जल्दी से हो जाएगा। जल्दी फायदा में भगा भगा के आपको करवाऊं तो आप करते हो, आप आराम आराम से करते हैं। समझ कितना रहता है, कोई बहुत नहीं रहता, थोड़ा सा रहता है। अभी तक तो एलसी से 15 का ही नोटिस आया है कोमल। लेट्स सी आगे क्या करते हैं, हालात पर ही डिपेंड करता है सिचुएशन की क्या होती है। फिर कोशिश करेंगे ये खत्म होता है ना, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा है टफ, ये वाला आपका ना। उसके बाद जो आपकी ट्रांजैक्शन है और उससे अगला वो इतना टफ नहीं है। ये जो स्लाइड्स है ना इसमें थोड़ा सा आपका टफ है, अगला आपका इतना टफ नहीं है। इसलिए तो मैं कम स्लाइड्स करा रही हूँ। टोटल 53 स्लाइड्स हैं, लेकिन मैं आपको 15 करके करवा रही हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से आप समझ सको। ज्यादा काम होगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मे बी ऑनलाइन पेपर्स हो जाए, प्रमोट तो करना है ना आप लोगों को, क्लासेस लेने हैं तो पेपर्स भी तो लेंगे ही सही। कोई ना कोई स्ट्रेटेजी वो करेंगे प्लान की क्या है, जैसा वो एलसी वाले कहेंगे वैसे ही हमने करना है। बिस्मा ऑनलाइन जिस तरह क्लासेस जितना एग्जाम्स, अब मैं बोल रही हूँ उस टाइम आप बोलोगी। हाजा कितनी गलत बात है कि बस पढ़ा के प्रमोट करने आपको, आपकी आउटपुट आगे से ना लें। क्यों कमल, पिछला भूल गई हो जो सिर्फ फाइनल के ले ले? मैं हैरान हूँ, लाइक बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मिस प्रमोट कर दे, मिस प्रमोट कर दे। हालांकि लाइक बच्चे तो कहते हैं कि पेपर्स हों। ताकि अगले सेमेस्टर में फिर टीचर्स को तंग करो, मिस हमने तो वो पढ़ा नहीं था, पता नहीं मिस याद ही नहीं है, मिस वो लॉकडाउन आ गया था, मिस कोरोना आ गया था। पेपर्स में हमें फायदा ना, हमें पता लगेगा आप लोगों को कितना आता है। आप भी पढ़ोगे डिटेल में उसको अच्छे से दिल लगा के। हाँ ये ऑनलाइन तो सही नहीं है, लास्ट में भी बंद हो गया था, लेकिन फिर देखो क्या क्या करते हैं। अब आपका उन्होंने कहा है करें। हाँ जी, तो डाटा स्ट्रक्चर से तो बेहतर ही जाएंगे ना। ये आपको सजेस्ट किया, आपकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर में तो आपने कुछ पढ़ा नहीं था, तो ग्रेड्स देखे थे आपको कैसे मिले थे? हालांकि डाटा स्ट्रक्चर बहुत आपका वो सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। आगे भी जब आप जाते हो तो ये बड़ा आपको काम आता है। तो टेले नहीं हो, जो सबका जब टाइम होता है आपकी किस्मत। कहीं ना कहीं तो जाओगे इनसे असलम। ओके क्लास, टाइम 1 मिनट से पहले लग गया, हम अपनी क्लास लीव करते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा हम 9 बजे मिलेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। ये